हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स की पूरी तरह से आर्थिक शोषण नीति यहाँ पर चल रही थी ना। इस आर्थिक शोषण नीति में आपने देखा था कि किस तरह से जो उनकी मुख्य रूप से भू राजस्व की नीति थी, वो भारत में स्थानीय स्तर पर लोगों का शोषण जो है वो चरम पर लेके गया। और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप फिर क्या हो रहा था, हम लोगों ने देखा कि भारत के क्षेत्रों में कई विद्रोह हुए। उसमें पहला कल आप लोगों ने देखा था, 2 दिन की क्लास हम लोगों ने खत्म किया था, कौन सा था, आदिवासी विद्रोह। और जब फर्स्ट दिन आपको विद्रोह के बारे में सारी चीज बता रहे थे कि विद्रोह के कारण दीर्घकालिक व तात्कालिक क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, तो उसी बीच में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के विद्रोह प्रमुख रूप से यहाँ पड़ते हैं। एक आदिवासी विद्रोह, दूसरा नागरिक विद्रोह और तीसरा किसान विद्रोह। ठीक है, तो आज हम लोग किसको करने चल रहे हैं, आज हम लोग करने चल रहे हैं नागरिक विद्रोह को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नागरिक विद्रोह। हाँ देखिए, मैंने ये जो बात शुरू में आप लोग से कहा था, इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप लोग को कहीं कुछ लगेगा कि सलाह देना चाहिए तो ना बोलें, सलाह देते रहिएगा। उसी में जो अच्छी बातें अटकेगी वो क्या करेंगे, हम सुन करके उस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम मतलब ये मत सोचिएगा सर जैसे तो हंसी मजाक मैंने बता दिया। ठीक है, आज आते हैं हम लोग नागरिक विद्रोह पर। ठीक है, देखिए नागरिक विद्रोह अगर हम लोग कहें तो सबसे पहले जैसे हम लोग जब आदिवासी विद्रोह पढ़ रहे थे तो वहां पर चर्चा इस विषय पर हुआ था कि एक्चुअल में ये आदिवासी लोग हैं कौन, पहले उसे समझ लिया जाए। तो उसी तरह से ये जो विद्रोह हो रहा है तो आपने शब्द का प्रयोग देखा नागरिक, और आप जानते हैं किसी भी क्षेत्र में समस्त स्तर पर पाए जाने वाले जो लोग होते हैं वो नागरिक कहलाते हैं। इसका मतलब ये नागरिक विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जिसमें भारतीय समाज के लगभग सभी वर्ग के लोगों ने क्या किया, भाग लिया था। अब ये सभी वर्ग के लोग कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें महाराजा, राजा, नवाब, जमींदार, साहूकार, मारवाड़ी, किसान, दस्तकार, शिल्पकार, व्यापारी वर्ग, साधु, सन्यासी, संत। मतलब जितने भी स्तर पे आप समाजों की कैटेगरी बांट सकते हैं, प्रत्येक वर्ग के लोगों ने क्या किया था, इस प्रकार के आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस विद्रोह की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि बहुत से बार ऐसे लोग जो अपने व्यक्तिगत स्तर पर वैचारिक संघर्ष या मतभेद रखते हैं, उन्होंने भी क्या किया था, एकजुट होकर के विद्रोह किया था। जैसे अगर हम किसान की बात करें तो किसान और जमींदार दोनों के बीच में हमेशा से आपको क्या देखने को मिलेगा, टकरार देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसान को देखेंगे तो किसान और साहूकार मारवाड़ी मुख्य रूप से मध्यस्थ की भूमिका में जो हैं, इनके द्वारा भी तो बहुत बड़े स्तर पर शोषण किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा था, यहाँ पर आपने देखा कि इन लोगों ने भी क्या किया, एक साथ मिलकर के विद्रोह किया था। तो नागरिक विद्रोह की सबसे बड़ी विशेषता अगर आप देखेंगे तो मिलेगा आपको कि व्यक्तिगत स्तर पर वैचारिक मतभेद करने वाला वर्ग भी जो है एकजुट होकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो नागरिक विद्रोह हो रहा था, इस विद्रोह का कारण क्या था। तो आइए वापस आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं नागरिक विद्रोह का कारण। नागरिक विद्रोह का कारण, जब हम लोग नागरिक विद्रोह के कारण की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके कारण को हम लोग राजनीतिक स्तर पर देखेंगे, यानी राजनीतिक कारण को देखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर्थिक कारण को देखेंगे। फिर हम लोग सामाजिक व
सांस्कृतिक कारण को देखें। ठीक है, एक मोटे स्तर पे बात को समझकर चलिए कि जब समाज का प्रत्येक वर्ग दुखी है तो जाहिर सी बात है समाज के जुड़े हुए प्रत्येक घटनाक्रम भी तो प्रभावित हो रहे होंगे, परिवर्तित हो रहे होंगे। राजनीतिक स्तर पर राजा महाराजा नवाबों को जोड़कर चलेंगे, सामाजिक स्तर पर हम लोग क्या है, जमींदार साहूकार मारवाड़ियों को जोड़कर चलेंगे, आर्थिक स्तर पर हम लोग किसानों की बदहाली, गिरता उद्योग शिल्प और व्यापार का पतन, इस पे चर्चा कर लेंगे। और प्लस जब सांस्कृतिक स्तर की बात आएगी तो साधु सन्यासी इन तरह के लोगों का जो धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था, तीर्थ यात्रा पर बैन लगाया जा रहा था, धर्मांतरण कराया जा रहा था, ये सारे कारण भी निकल करके आएंगे। तो ये क्या है, ये कहते हैं ना, जब आप राइटिंग स्किल की बात करते हैं तो आपके दिमाग में खाका होना चाहिए कि अगर हम किसी विषय पर बात कर रहे हैं तो हम कहां कहां के पॉइंट को लाकर रख सकते हैं। तो जब हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो निश्चित रूप से राजा महाराजा और नवाब के दृष्टिकोण से होकर चीजों को सोचेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से तीनों स्तर पर, क्योंकि कृषि होता है, फिर शिल्प और उद्योग होता है, फिर व्यापार वाणिज्य होता है, तीनों स्तर पर देख लीजिए। सामाजिक स्तर पे चूंकि आपने पीछे पड़ा हुआ है, नए मध्यस्थ वर्ग का उदय हो रहा है, उसी में जमींदार लोग भी आकर जुड़ जा रहे हैं, आप वहां से देख लीजिए। और सांस्कृतिक स्तर पे धर्म को लाकर रख दीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले पर चर्चा करेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, देखिए जब हम लोग राजनीतिक कारण की बात करते हैं तो जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स इन्होंने अपने नीति के तहत जो यहां पर स्थानीय राजा हुआ करते थे उनके क्षेत्रों में क्या किया, हस्तक्षेप किया और उनके अधिकारों को क्या करने लगे, धीरे धीरे सीमित करने लगे। और एक बेहतर अवसर पा करके उन्होंने क्या किया, बहुत से बार उनको उनके पदों से भी विस्थापित कर दिया। बहुत से राजाओं ने, महाराजाओं ने क्या हुआ, अपना साम्राज्य खो दिया। और बहुतों ने अगर अपने साम्राज्य को बचा करके भी रखे तो एक कहते हैं ना, मतलब राजा महाराजा और उनको ब्रिटिशर्स के सामने क्या है, कैसे जिल्लत भरी जिंदगी जो है उनको जीना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कितने निम्न स्तर से उनका शोषण किया जा रहा है, सेना तक नहीं रख सकते हैं, सेना का संरक्षण भी दूसरे से मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, जो शाही परंपरा होती है उसमें सम्मान की भी कमी होगी और प्लस जो उनकी स्वतंत्रता होती है, जो उनका आप कह सकते हैं सम्मान और गौरव होता है, उस सब का पतन होगा। तो केवल आर्थिक पतन नहीं है यहाँ पर राजाओं का, बल्कि उनके सामाजिक और जो आप कह सकते हैं आत्मगौरव की प्रतिष्ठा होती है वो सब भी धूमिल हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, अब राजा महाराजाओं को उनके पदों से क्या किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। आपने देखा कि वेलेस्ली की सहायक संधि से लेकर के डलहौजी की हड़प नीति तक क्या हुआ है, लगातार राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया है और जिसमें राजा महाराजाओं के समस्त अधिकारों को कमजोर किया गया, सीमित किया गया है। ठीक है, इसमें बहुत से बार आपने देखा कि जैसे गोद प्रथा निषेध कर करके उनके वंश को तो रोका ही गया है, साथ ही साथ क्या है, उनके साम्राज्य को भी हड़प लिया गया है। कई राजा महाराजाओं की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है कि अब वो इस प्रकार की उपाधियों को धारण नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कई नवाबों और राजाओं की पेंशन तक बंद कर दी गई है। तो ये समस्त कारण थे कि पूरी राजनीतिक घटनाक्रम जो थी वो खास तौर से इस वर्ग में एक आक्रोश का कारण बना था। और ये सारे कारण दीर्घकालिक हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन में या कुछ वर्षों में उभर करके आए हैं। ये इनकी लंबी जो 50 से 100 वर्षों के बीच जो शोषण की चरम नीति रही है, उस समय ये धीरे धीरे क्या कर रहा था, वो पूरे समाज में घर कर रहा था। ठीक है, तो ये आप किस बिंदु से समझ रहे हैं, राजनीतिक कारण। अब अगर हम लोग दूसरे स्तर पर बात करें तो दूसरे स्तर पे, ठीक है ना, राजनीतिक कारण में ध्यान रखिएगा। राजनीतिक कारण पे अगर आपको कुछ प्रमुख बिंदु की बात करना होगा तो बस यही कहिएगा कि जो महाराजा थे, राजा थे और नवाब थे, बहुतों का क्षेत्र जो है वो क्या हो रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जा रहा है। दूसरे पॉइंट पे आप बात कर सकते हैं, इनको इनके पदों से विस्थापित किया जा रहा है। तीसरे स्तर पर इनकी सैन्य स्वतंत्रता
समाप्त किया जा रहा है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इनका जो उपाधियां होती थी, उपाधि, उसको धारण करने का अधिकार छीना जा रहा है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इनका जो पेंशन है इसको बंद किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे से बात कर लेते हैं आर्थिक कारण, जो सबसे प्रमुख रहेगा आर्थिक कारण। अगर हम लोग आर्थिक कारण की बात करें तो देखिए, ब्रिटिशर्स के द्वारा दो प्रकार से हम लोगों ने आर्थिक शोषण देखा। पूरा इनका जो आर्थिक शोषण हो रहा है उसी आप कहते हैं औपनिवेशिक नीति या औपनिवेशिक शासन कह लीजिए। और एक तरफ आपने देखा कि इन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया, आर्थिक शोषण किया कैसे? चरणबद्ध तरीके से। और उस चरणबद्ध तरीके में आपने क्या देखा? तो एक देखा आपने वणिकवाद था, दूसरा आपने देखा औद्योगिक पूंजीवाद था, और तीसरा आपने देखा कौन सा था? वित्तीय पूंजीवाद था। अगर हम इसके निष्कर्ष पर पहुंचे तो इनकी ये जो प्रक्रिया रही है, इसके तहत क्या हो रहा है? इसके तहत भारत के क्षेत्रों में हस्त शिल्प उद्योग का पतन हो रहा है, कुटीर उद्योग का पतन हो रहा है, शिल्प कारिता का स्तर गिर रहा है, और अगर अगले चरण में हम लोग बात करें तो व्यापार वाणिज्य का पतन हो रहा है। यानी इनकी ये जो नीति थी वो कुछ इस दृष्टिकोण से आप समझने की कोशिश करिए कि कैसे लोगों को आर्थिक चोट पहुंचा रही है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब प्रत्येक क्षेत्र में आप पतन देख रहे हैं तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के सामने अपनी जीविका को चलाने के लिए चुनौतियां और संकट उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि उनका आक्रोश तो निकल करके आएगा ही। वहीं अगर हम लोग दूसरे स्तर पर इनकी औपनिवेशिक नीति की बात करें तो दूसरे स्तर पर इनकी जो औपनिवेशिक नीति थी उसमें इन्होंने क्या किया? भू राजस्व की नीति लेकर के आए। और भू राजस्व की नीति के तहत अब ये क्या है? जो तीन प्रकार की अपनी राजस्व नीति चला रहे थे, कौन कौन सी? तो एक इनकी जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा। दूसरी इनकी कौन सी थी? दूसरी रैयत वाली व्यवस्था, और तीसरा महाल वाली व्यवस्था। और इन सारी व्यवस्थाओं में किसान तो मालामाल हो गए। क्यों? इन तीनों ही व्यवस्थाओं में आपने देखा कि क्या हुआ? उच्च कर दर था, उच्च कर दर था, अमानवीय व कठोर लगान वसूली का प्रावधान था। और क्या था? और क्या था? अब यहां पर जो था वो कृषि का पतन था। क्यों था? क्योंकि कृषि विकास की उपेक्षा की गई। इसकी तरफ किसी भी शासक या ब्रिटिश जो अधिकारी लोग हुआ करते थे, इनका किसी भी तरह से क्या था? इधर ध्यान नहीं था। कृषि पर निवेश नहीं हुआ। इसके अलावा और क्या है? तो कृषि तकनीक का विकास नहीं हुआ। और परिणाम स्वरूप क्या है? अब यहां पर क्या निकल करके आएगा? किसानों की बदहाली। न केवल उनको आर्थिक स्तर पर चोट पहुंची, उनका जीवन जो है वो आर्थिक व्यवस्थाओं में तो संकट में घिरा ही हुआ था, साथ ही साथ क्या था? उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार होता था, उनके नैतिक अधिकारों को जो छीना जाता था, उनके साथ जो उनके घर परिवार के लोगों के साथ क्या होता था? अमानवीय व्यवहार होता था। वो सब क्या था? उनके अंदर पूरी तरह से क्या किया था? आक्रोश व्याप्त कर दिया था। ठीक है, तो आर्थिक
प्लस उनका जो नैतिक दोनों ही अधिकार यहाँ पर छीने जा रहे थे, वो सभी क्या है, पूरी तरह से इस विद्रोह या पतन में किसानों के योगदान को बढ़ चढ़ करके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अब भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। इसीलिए मैंने वहां पर आपको बताया था, अब जो ऐसे वर्ग के लोग आएंगे जिनको आप वैश्य वर्ग कह सकते हैं, यानी जो क्या कर रहे हैं, जो कहीं भी आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, उनके शोषण का मतलब उनके जो आक्रोश का कारण बन रहा है वो यही होगा। तो कृषि से जुड़े हुए, शिल्पकारिता से जुड़े हुए, हस्त उद्योग से जुड़े हुए, प्लस व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए सभी लोगों के अंदर क्या था, एक आक्रोश था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग तीसरे स्तर पे बात करें, सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या था, औपनिवेशिक काल में समाज में कुछ नए वर्ग का उदय हो रहा था, नए वर्ग का उदय हो रहा था। देखिए, एक तरफ क्या है, टॉप है, दूसरी तरफ क्या है, बॉटम है। ये हमने मान लिया कि ये क्या है, ये ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, और ये क्या है, यहाँ के सामान्य नागरिक हैं, और बीच में क्या है, बीच में ये मध्यस्थ वर्ग है। इस मध्यस्थ वर्ग में कौन है, जमींदार, साहूकार, मारवाड़ी, बनिया, महाजन, ऐसे लोग। और ये सभी लोग कौन थे, ये आप कहेंगे सभी लोग कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उनके आप कह सकते हैं इशारों पर काम कर रहे थे, इशारों पे काम कर रहे थे। और चूंकि पूरा तंत्र जो विकसित हुआ है ये एक औपनिवेशिक नीति का तंत्र था, और सभी का एक ही उद्देश्य था, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा आर्थिक शोषण कर सकें, आर्थिक दोहन कर सकें। इसीलिए बिल्कुल कहीं पर भी किसी प्रकार का अंकुश नहीं था, मध्यस्थ वर्ग पूरी तरह से निरंकुश हो चुका था, और लगातार ये क्या कर रहा था, किसानों का शोषण कर रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है, ये एक नई समस्या जन्म ले रही थी। अब यहाँ पर क्या था, समाज में ये जो वर्ग था बाद में क्यों परेशान हो गया, ये भी चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं देखिए क्या है, जब आप देखेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा ये जो मध्यस्थ वर्ग था ये नीचे के स्तर पे तो शोषित किया लोगों को, तो नागरिक विद्रोह के तहत इसे ब्रिटिशर्स का विरोध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हुआ, उनके ऊपर तो ब्रिटिशर्स थे, और ब्रिटिशर्स को मैंने पहले बताया कि जो मध्यस्थ वर्ग था वो तो उनके इशारों पे काम कर रहा था ना, जहां उनको संतुष्ट नहीं कर पाता था वहां उनके भी अधिकारों से उनको वंचित कर दिया जाता था। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जमींदारों की बात करते हैं। अब ये जो जमींदार थे, ठीक है, जमींदार या पौलीदार, ये जो दक्षिण भारत है उसमें पौलीदार कहलाते थे। उत्तर भारत में वही चीज जो जमींदार शब्द प्रयोग हो रहा है वही काम क्या था, दक्षिण भारत में जो करते थे वो पौलीदार कहलाते थे। ठीक है, अब क्या हो रहा था, इनका जो ये आप कह सकते हैं पद है ये वंशानुगत होता था, वंशानुगत होता था, लेकिन सूर्यास्त कानून जैसे प्रावधान से क्या हो रहा था, इनसे जमींदारी छीनी जा रही थी। जमींदारी जब छीनी जा रही थी तो न केवल ये इनके लिए आर्थिक बदहाली और आर्थिक एक कह सकते हैं पतन का मतलब निर्णय निकल करके आ रहा था, इसके साथ साथ क्या था, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही थी, क्योंकि समाज में मध्यस्थ वर्ग में थे ना, समाज के निचले स्तर के लोगों के सामने धाक बनाए हुए थे ना। अब कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, इनसे वसूली का अधिकार छीन लिया गया, इनको जो कानूनी जो संरक्षण प्राप्त होता था, जो न्याय का संरक्षण प्राप्त होता था वो नहीं मिल रहा था। तो अब ऐसी स्थिति में अगर वो कुछ गलत करते थे तो उनके ऊपर भी कानून का चाबुक चलता था, उनके ऊपर भी न्यायालय की मार पड़ती थी, तो कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी क्या हो रही थी, धूमिल हो रही थी। यही कारण है कि ये लोग क्या हो रहे थे, असंतुष्ट हो रहे थे। इसी तरह मारवाड़ी, साहूकार, महाजन सभी लोगों के साथ क्या था, तमाम प्रकार के कानूनी दांव पेच चल रहे थे, और उसके बाद वहां से उनको न्याय नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ये लोग क्या थे, असंतुष्ट थे अपने अपने स्तर पे। इनका कोई भी दृष्टिकोण ये नहीं था कि हमको समाज का हित करना है, हमको क्षेत्र का हित करना है। इनका दृष्टिकोण ये था कि इनको इनका अधिकार मिल जाए, और ये अपने अधिकार के लिए क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के साथ संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, और इसके अलावा अगला अगर हम लोग देखें तो सांस्कृतिक कारण। अब सांस्कृतिक कारण में क्या है, अभी मैंने बताया, जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो साधु, सन्यासी या संत लोग होते थे, तो अब इनके ऊपर क्या थे, कई प्रकार के नियंत्रण लगाए जा रहे थे। जैसे
इनको तीर्थ यात्रा पर नहीं जाने दिया जाता था। कई प्रकार के तीर्थ यात्रा के कर लगा दिए जाते थे, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया जा रहा था, धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था, और जाहिर सी बात है धार्मिक उत्पीड़न भी इनके साथ हो रहा था। इनकी धार्मिक मान्यताओं को क्या किया जा रहा था, उसका उपहास किया जा रहा था, इनके धार्मिक संस्कारों को स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी। ये कुछ ऐसे सांस्कृतिक कारण बन रहे थे जिसकी वजह से ये वर्ग भी क्या था, यहाँ पर भाग लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत के क्षेत्रों में होने वाले प्रमुख नागरिक विद्रोह। तो पहले विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो ये है सन्यासी विद्रोह। ध्यान रखिएगा, ये जो सन्यासी विद्रोह है ये कहाँ हुआ है, ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ है। और कब हुआ है, तो 1760 से लेकर के लगभग 1800 तक जो है ये विद्रोह रहा है। ठीक है, भारत के प्रारंभिक विद्रोहों में से एक है। और ये जो सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह, ठीक है, इसका जो नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, केना सरकार व दीजी नारायण। तो केना सरकार और दीजी नारायण जो है वो क्या है, वो इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में है। अब कारण क्या था, कारण, तो अगर हम लोग इसके कारण की बात करें तो प्रमुख रूप से दो कारण समझिएगा। एक कारण तो क्या था कि इस समय यहां पर क्या था, अकाल था, और अकाल के समय जो है वो सरकार की उपेक्षा। इसका मतलब क्या है, जब किसी क्षेत्र में अकाल आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो वहां पर शासक वर्ग की भूमिका में होता है, वहां की जनता, प्रजा या लोग उससे एक अपेक्षा रखते हैं कि एटलीस्ट इस समय तो आप हमारे साथ थोड़ा सहयोग करिए, मानवीय व्यवहार करिए, कुछ हमको अपना समर्थन दीजिए। यहाँ समर्थन तो छोड़िए, ऐसे में भी क्या हो रहा था, इनके साथ कठोरता पूर्वक ही, बलपूर्वक ही व्यवहार किया जा रहा था। और दूसरा क्या था, तो कुछ धार्मिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो सन्यासी विद्रोह था इसका दमन जो है वो, ये क्या ले लिया मैंने, इसका जो दमन था वो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला क्या ध्यान रखना है, सन्यासी विद्रोह क्षेत्र कौन सा है, बंगाल। दूसरा चीज क्या देखना है, 1760 से लेकर के लगभग 1800 तक ये क्या चल रहा है, ये विद्रोह चल रहा है। ठीक है, मुख्य रूप से इसका दमन जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत विद्रोह जो है वो चलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हर जगह पर, नेतृत्वकर्ता तो केना सरकार और डीजी नारायण। कारण अगर आप भूल भी जाएंगे तो मेंस के स्तर तक आप पहुंचते पहुंचते 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। प्री में कारण यहाँ पर कमी बनेगा आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो क्या था, अकाल का समय था और सरकार की उपेक्षा चल रही थी, और दूसरा धार्मिक कारण थे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, ये अहोम विद्रोह क्या है, तो ये असम और उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ। नाम से ही लग रहा है अहोम से असम, तो असम एक्चुअल में क्या था, जो असम क्षेत्र ना उसका पुराना नाम अहोम ही था। ठीक है, तो असम हुआ, उसके आसपास का क्षेत्र। ठीक है, ये कब हुआ है, तो ये हुआ 1828 में। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो इसके नेतृत्व कर रहे थे एक गोवर्धन कुंवर थे जो प्रारंभ में थे, और बाद में कौन आ जाते हैं, बाद में आते हैं पुरंदर दास आ जाते हैं। ठीक है, तो गोवर्धन कुंवर और पुरंदर दास। देखिए इसका कारण भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या था, जो आंग्ल वर्मा युद्ध हो रहा था, तो आंग्ल वर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध था 1824 से
26 के बीच क्या था, ये युद्ध चल रहा था। और इस युद्ध का जो अंत होता है वो किससे होता है, कौन सी संधि थी, यांडबू की संधि थी। अब हुआ क्या था कि जब ये युद्ध चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने अपनी सेना असम के क्षेत्र से ले जाकर के वर्मा के साथ युद्ध लड़ना चाहा था। ऐसे में जो असम के राजा थे उनसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वादा किया कि हमको अपनी सेना ले जाने दीजिए और युद्ध के पश्चात फिर क्या होगा, हम अपनी सेना हटा लेंगे। युद्ध हुआ, युद्ध में ब्रिटिशर्स की विजय हो गई। लेकिन युद्ध विजय के पश्चात ब्रिटिशर्स इस बात को समझ गए कि जो वर्मा का क्षेत्र है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए असम जो है सीमांत दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में फिर क्या हुआ, युद्ध जीतने के बावजूद यहां से सेना हटाने के लिए ये तैयार नहीं हुए थे। उसी के खिलाफ क्या हो रहा है, ये विद्रोह हो गया। और इस विद्रोह में अंततः सफलता मिली थी और ब्रिटिश सरकार जो है वो बाद में जाकर के अपनी सेना को वहां से वापस बुला लेता है। ठीक है, तो अहोम कब का है, देखिए अगर आप ये वर्मा युद्ध याद रखेंगे तो 1824 से 26 और उसी के बाद सेना हटाने के प्रावधान लेते लेते 1828 हो गया। ठीक है, अब इसमें कौन है तो ध्यान रखिएगा, जो गोवर्धन कुंवर और पुरंदर दास, दो लोग का नाम आपको देखने को मिलेगा। कारण बता दिया आपको। तीसरा पागलपंथी। पागलपंथी विद्रोह कहां का है, ये भी बंगाल का है। ठीक है, और ये विद्रोह कब चला था, तो ये लगभग चला था 1813 से लेकर के 1831 तक। ठीक है, और इसका जो कारण था वो जमींदारों का शोषण था, जमींदारों का शोषण। और ये क्या थे, ये अर्ध धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अर्ध धार्मिक प्रवृत्ति का मतलब क्या है, कुछ धार्मिक मान्यताएं तो इनकी थी ही। ठीक है, और मुख्य रूप से ये किस चीज का विरोध कर रहे थे, तो वहां जो जमींदारों का शोषण हो रहा था उसको लेकर के। ठीक है, करम शाह तो नेतृत्व किए थे, इसका नेतृत्व करम शाह थे। और इनके पुत्र कौन थे, इनके पुत्र थे टीपू। ठीक है, तो नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन रहेंगे, करम शाह, और उनके पुत्र टीपू रहेंगे। ठीक है, पहला विद्रोह कौन सा था, पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह था। क्षेत्र बंगाल, नेतृत्वकर्ता केना सरकार और बीजी नारायण, समय 1760 से 1800। ठीक है, दूसरा विद्रोह कौन सा था, दूसरा अहोम विद्रोह, समय 1828, क्षेत्र असम व उसके आसपास का, नेतृत्वकर्ता गोवर्धन कुंवर और पुरंदर दास थे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट विद्रोह कौन सा है, पागलपंथी, कहां का है, बंगाल। कारण क्या है, जमींदारों का शोषण। समय क्या है 1813 से 31। नेतृत्वकर्ता कौन है, करम शाह, और उनके पुत्र टीपू है। ठीक है, इसके अलावा अगला अगर हम लोग देखें तो अगला विद्रोह है फराइजी विद्रोह। ये फराइजी विद्रोह किस क्षेत्र में था, बंगाल का ही है ना, बंगाल। कब का है, 1835 से 51 तक चला था। ठीक है, कारण क्या है, यहां पर भी कारण जो है, यहां पर कारण जो है वो जमींदारों का शोषण था। तो
जमींदारों का अत्याचार या शोषण। नेतृत्वकर्ता कौन है? हाजी सरैतुल्ला और इनके पुत्र थे दादू मियां। ठीक है, तो हाजी सरैतुल्ला और दादू मियां ये नेतृत्वकर्ता हैं, उनके पुत्री थे। और मुख्य रूप से ये जो विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में जो नेतृत्वकर्ता लोग थे, ये क्या चाहते थे? तो ये सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक परिवर्तन चाहते थे। और ऐसे में क्या हो रहा था? ये लोग जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य को हटा करके मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, यानी मुस्लिम शासन लाना चाहते थे। लेकिन यहां पर भी क्या किया गया? शक्ति के बल पर ब्रिटिशर्स द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था। ठीक है, और दमन के पश्चात जो कुछ बचे कुचे लोग थे वो कहां चले गए थे? जो कुछ बचे कुचे लोग थे वो जो है वहाबी विचारधारा के द्वारा जुड़ गए थे। वहाबी विचारधारा आज भी चलता है। ठीक है, तो उस विचारधारा के समर्थक हो गए थे। ठीक है, आइए इसके अलावा हम लोग 5वें विद्रोह पे चलते हैं। चौथा है ना भी ना हुआ है, सन्यासी हो गया, अहूम हो गया, पागलपंथी हो गया, फरायदी, 4 हो गए ना। 5वां कौन सा था? कूका विद्रोह। कूका विद्रोह कहां का है? पंजाब का है। कब का है ये? देखिए ये जो कूका विद्रोह है ये कब का है? ये 1840 से 63 तक का है। ठीक है, 1840 से 63। मुख्य रूप से यहां पर जो कारण था वो कारण क्या था? तो ये देखिए प्रारंभ में क्या था? धार्मिक आंदोलन था, जो बाद में क्या हो गया? राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। कैसा था? धार्मिक आंदोलन था, और बाद में जाकर के क्या हो जाता है? ये राजनीतिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन कैसा था? मुख्य रूप से ये चूंकि पंजाब के क्षेत्र में हो रहा है ना, तो मुख्य रूप से जो ब्रिटिशर्स थे, यानी जो अंग्रेज थे, इन अंग्रेजों को क्या करना था? ये पंजाब के क्षेत्र से बाहर निकालना था। पंजाब के क्षेत्र से बाहर निकालना था। ठीक है, देखिए इसके नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे तो पहले थे भगत जवाहर मल, प्रारंभ में थे। और बाद में कौन आ गए थे? बाद में आ गए थे राम सिंह कूका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला सन्यासी, दूसरा अहोम, तीसरा पागलपंथी, चौथा फरायजी, 5वां कूका। कूका आंदोलन कहाँ का है? पंजाब क्षेत्र का है। इसके अलावा जितना आपने देखा था सब बंगाल का था, अहोम असम का था। ठीक है, यहाँ पर कारण क्या बन रहा है? तो मुख्य रूप से एक धार्मिक आंदोलन था। क्योंकि आप देख रहे थे कि ब्रिटिशर जब प्रवेश कर रहे हैं तो सिख धर्म के साथ भी क्या हो रहा था? उनका एक संघर्ष हो रहा था। तो धार्मिक कारण था, और बाद में क्या था? राजनीतिक कारण बन गया, जहां पर वो अपने क्षेत्र से, सिख प्रांत से जो ब्रिटिशर से उनको बाहर निकालना चाहते थे। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम लोग बात करते हैं कित्तूर आंदोलन। कित्तूर कहां का है? यह कर्नाटक का, कर्नाटक। और ये कब का हुआ था? तो यह था 1824 का। ठीक है, 1824 में मुख्य रूप से ये तो कित्तूर आंदोलन कैसा था? तो यहां पर चिन्नावा क्षेत्र का नाम है। चिन्नावा के एक स्थानीय राजा थे, शासक थे, ये उनकी पत्नी का नाम है। और इन्होंने क्या किया था? जैसे अपने साम्राज्य पर उत्तराधिकार के अधिकार के लिए, अपने साम्राज्य जब इनके हाथ से जा रहा था तो उसका अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, जो मैंने विद्रोह के कारण बताए वो सारे दीर्घकालिक कारण थे, जो एक लंबे समय में लोगों के अंदर क्या हो रहे थे? जन्म लिए थे। बाकी जितने भी विद्रोह आप देख रहे हैं, प्रत्येक विद्रोह का कोई अपना एक तत्कालिक कारण भी था।
और तत्कालिक के साथ साथ क्या था, प्रत्येक जो विद्रोह हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक सीमित क्षेत्र में हो रहा है। तो वहां के लोगों की जो आवश्यकताएं या ब्रिटिश का जो आप कह सकते हैं उनका जो आक्रोश था वो एक बन रहा था कारण के रूप में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अगला कौन सा हो जाता है, गडकरी आंदोलन। ये कहां पर है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। ये कब का है, तो ये 1844 का है, 1844। इसमें आपको कोई प्रमुख नेतृत्वकर्ता नहीं दिखाई देगा, बल्कि इसमें क्या था, ये पूरा गडकरी समाज था। और ये गडकरी समाज क्या था, नितिन गडकरी का नाम सुना आप लोगों ने ना, इसी समाज से आते हैं। ये कौन हुआ करते थे, ये जो पेशवा होते थे, पेशवा, ये पेशवा के वंशानुगत सैनिक होते थे, वंशानुगत सैनिक होते थे। और जिस समय क्या हो रहा था, अब जब पेशवाओं का पतन हो गया तो इसके पश्चात फिर क्या हो रहा था, ये जो गडकरी सैनिक होते थे इनको क्या हो रहा था, इनकी नौकरियों से निकाला जा रहा था, हटाया जा रहा था। ऐसे में क्या हो रहा था, ये लोग बेरोजगार हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं क्या था, इनके अंदर भी एक आक्रोश भरा पड़ा था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो जस्टिस आंदोलन, जस्टिस, ये 20वीं सदी का आंदोलन है। जस्टिस कहां पे हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, तमिलनाडु। कब का है, यह 1916-17 के आसपास। ठीक है, जस्टिस आंदोलन, नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता मुदलियार, त्यागराज, नायर। तो नायर, मुदलियार और त्यागराज। ठीक है, इसमें देखिए मुख्य विषय क्या था, एक्चुअल में ये जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन को अगर आप देखेंगे तो ये आंदोलन सही तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, भारत के अपने खुद के कुछ सामाजिक जो परंपराएं विकसित हो गई थी उनको लेकर था। तो ये क्या थे, ये निम्न जाति के लोग थे, निम्न जाति वर्ग के लोग थे। और होता क्या था, जो ब्रिटिश कंपनी होती थी, क्योंकि व्यवस्था तो उन्हीं के द्वारा दिया जा रहा था इसलिए उन्हीं के खिलाफ कह सकते हैं, जो ब्रिटिश कंपनी होती थी इसमें जो था, जो सरकारी नौकरी होती थी ये केवल ब्राह्मणों को मिलता था। मुख्यतः ब्राह्मण लोग क्या होते थे, यहाँ पर सरकारी पदों पर आसीन होते थे। और ऐसे में क्या था, इसी आप कह सकते हैं जो असमानता का कार्य चल रहा था उसी के विरोध में यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। ठीक है, तो जस्टिस मतलब न्याय चाहिए। देखिए यहाँ पर तो नायर, मुदलियार, त्यागराज, निम्न जाति वर्ग, और ये क्या था, ब्रिटिश सरकार में जो ब्राह्मण लोग होते थे उनके खिलाफ, जो सरकारी नौकरियां उनको मिल रही थी उसी के खिलाफ जो है ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब इसके अलावा जो है एक आप देखेंगे आत्मसम्मान, आत्मसम्मान। देखिए जस्टिस, आत्मसम्मान, दोनों में देखिए जैसे लग रहा है ना कि स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रही है ना। आत्मसम्मान तो अपने आप में है ही और जस्टिस भी ऐसा ही है। तो ये कहां पर है, ये भी तमिलनाडु में है। ये किसके द्वारा था, तो ईवी रामा स्वामी, या इन्हीं को क्या है पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, और ये जो आप कह सकते हैं जो विद्रोह हो रहा था इसके पीछे कारण क्या था, तो पुनः वही आपको ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ यहाँ पर भी विद्रोह होता हुआ दिखाई देगा। जैसे ब्राह्मणी वर्चस्व था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो मंदिर होते थे उसमें प्रवेश जो है निम्न जाति लोगों के लिए क्या था, निषेध हो गया था। इसके अलावा देखिए विवाह में बिना उनके क्या होता था, विवाह को जो है वो मंजूरी नहीं मिलती थी। जैसे आज कानून के बिना जो विवाह नहीं माना जाता, वैसे उस वक्त अगर दो ब्राह्मण विवाह न कराए तो विवाह जो है वो
एक तब मान्यता प्राप्त विवाह हिंदू धर्म में नहीं माना जाता था। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मणी वर्चस्व के खिलाफ ही था। ठीक है, देखिए आज भी आप देखते हैं दक्षिण भारत में क्या है, दक्षिण भारत में आप देखते हैं कि हिंदू वर्ग के लोग होने के बावजूद वो क्या करते हैं, वो उत्तर भारत के जो हिंदू वर्गीय व्यवस्थाएं हैं उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वहां पर जो हिंदू धर्म के अंदर जो आचरण या सभ्यता विकसित हुआ है वो उत्तर भारत की जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी उसके क्या है, थोड़ा भिन्न विकसित हुआ है। वहां पर ज्यादातर निम्न जाति के लोग थे जो हिंदू धर्म से आकर जुड़ते थे और उनका शोषण हुआ था। इस वजह से वहां पर आज भी जो है वो हिंदू धर्म में मूल व्यवस्थाएं जो हैं उनसे आपको थोड़ा सा भिन्न व्यवस्था दिखाई देती है, और इसकी झलक आपको राजनीतिक समय में दिखती रहती है। जब बड़े बड़े वहां से नेता लोग क्या करते हैं, अपने बयान देते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अरे ये हिंदू होते हुए ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर उस प्रकार की व्यवस्थाओं ने जन्म ले लिया था। ठीक है, वहां का आंदोलन ही ऐसे चला था। ठीक है, तो ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ, ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ। ठीक है, यह है 1920 का, 1920। ठीक है, एक आंदोलन और देख लीजिए, एक आंदोलन है फकीर आंदोलन। फकीर आंदोलन, अब ये मुख्य रूप से क्या है, ये लगभग फकीर आंदोलन क्षेत्र तो बंगाल ही था इसका, कब है 1776 77, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, मजमून शाह और चिराग अली। चिराग अली, कारण बताई दिए, अभी धार्मिक कारण था, धार्मिक कारण था। ठीक है, थोड़ा सा ये सब पॉइंट क्या है, फैक्चुअल पॉइंट है, याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन बचेगा नहीं है। ठीक है, आइए देखिए यहां पर, अब हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, तो सबसे पहले वह फिर से देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखिए सबसे पहले विद्रोह का नाम याद करिए, कौन सा है, सन्यासी है। उसके बाद हम लोगों ने किस पर बात किया, अहोम पर बात किया। उसके बाद कौन सा था, पागल पंथी था। उसके बाद कौन सा था, फराइजी ना। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद फूका हम लोगों ने देखा। फूका के बाद कर्नाटक का कौन सा था, किट्टूर देखा। ठीक है, किट्टूर के बाद गडकरी, इसके बाद जस्टिस, इसके बाद आत्म सम्मान। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, अंत में हम लोगों ने किया फकीर। आइए, फकीर कहां पर है, बंगाल। आत्म सम्मान जस्टिस कहां पर है, तमिलनाडु। गडकरी कहां पर है, महाराष्ट्र। किट्टूर कहां पर है, कर्नाटक। फूका कहां पर है, पंजाब। अहोम कहां पर है, असम। सन्यासी, पागलपंथी और फराइजी कहां पर है, बंगाल। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए सन्यासी विद्रोह कब का है, 1760 से 1800 तक है। अहोम कब का है, अहोम 1828 का है। पागलपंथी कब का है, 1813 से 31 तक है। फराइजी कब का है, 1835 से 51 है। फूका कब का है, हाँ 1840 से 63 हो गया। ठीक है, किट्टूर कब का है, 1824। किट्टूर जो है 1824 का है।
इसके अलावा हम लोग बात करें तो गडकरी कब का है? 1844 का है। जस्टिस कब का है? 1916-17 का है। आत्मसम्मान कब का है? आत्मसम्मान 1920 का है। फकीर कब का है? 1776-77 का है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फकीर, इसका नेतृत्वकर्ता कौन है? नहीं, इसके मजमून शाह थे ना, और चिराग अली, मजमून शाह और चिराग अली हैं। ठीक है। आत्मसम्मान के कौन है? पेरियार हैं, या इन्हीं को क्या कहा जाता है? ईवी रामास्वामी कहा जाता है। ठीक है। जस्टिस के कौन है? नायर, मुदलियार और त्यागराज हैं। ठीक है। इसके अलावा गडकरी में कोई विशेष नेता नहीं है। यहाँ पर चिन्नावा का जिक्र मिलता है क्षेत्र के रूप में, शासक का नाम तो है नहीं, उन्हीं की पत्नी थी। कूका में कौन है? भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं फैराजी में कौन है? हाजी सरायतुल्ला, और इनके पुत्र कौन थे? दादू मियाँ, दादू मियाँ हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग पागलपंथी की बात कर रहे हैं तो कौन है? करम शाह है और टीपू है। ठीक है। और होम की बात कर रहे हैं, होम में कौन था? होम गोवर्धन कुंवर थे, और इसके अलावा पुरंदरदास थे। ठीक है। और अगर हम लोग लास्ट में बात कर रहे हैं, जो पहले हम लोग पढ़े थे, तो सन्यासी के कौन है? सन्यासी, हाँ, केना सरकार और डीजी नारायण। ठीक है। तो कम से कम किसी भी विद्रोह के बारे में आप ऐसे अपना, चाहे अपना नोट्स बना करके, चाहे जैसे भी याद करके, कम से कम इतनी चीजें क्या होती आपको याद होना चाहिए। जैसे आदिवासी विद्रोह बताए, उसको भी लेकर के आप कम से कम इतनी चीजें याद रखिए। ठीक है। सन बहुत जरूरी तो नहीं होता है, लेकिन जब पूछ लेता है पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, तब आप वहां पे दिक्कत में फंस जाते, भले वो 100 साल का अंतर क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए जस्टिस पूछ लिया और उसके बाद आपसे जो है सन्यासी पूछ लिया, अब आपको दोनों नहीं अंतर पता, एक 20वीं सदी का, एक 19वीं सदी का है, उसके बाद भी 19वीं का, एक 18वीं सदी का है, सन्यासी 18वीं सदी का है और जस्टिस आपका 20वीं सदी का है। लेकिन अगर हम डेट पे नहीं ध्यान देंगे तो हम वहां पे भी क्रम में गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर लाइटली अगर हम उस पर थोड़ा सा मतलब फोकस किए होंगे तो भी कम से कम वहां आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ये आपका नागरिक विद्रोह जो है वो समाप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे किसान विद्रोह पर। तब वहां पर आप चंपारण और खेड़ा और प्लस जो है दक्कन विद्रोह जो हुआ था, प्रमुख विद्रोहों में आप उसे देखेंगे। और फिर हम लोग 1857 की क्रांति की बात करेंगे। और जब 1857 की क्रांति हम लोग कर लेंगे, उसके पश्चात फिर वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1858 में आपके यहाँ की व्यवस्थाएं बदलेंगी और वायसराय के पद का सृजन होगा। तो हम लोग फिर 1858 तक जो भारत में सारे गवर्नर और गवर्नर जनरल हुए होंगे, उनको एक साथ देख लेंगे। क्योंकि 1858 तक की घटनाक्रम आप अभी पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो गवर्नर का काल देख लेंगे, तो गवर्नर से जुड़े जो बिंदु होंगे उसको याद करना आपके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि घटनाक्रम से जुड़े रहेंगे, केवल नाम और काल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर जब 1858 से 1947 पढ़ लेंगे, तब सारे वायसराय को एक साथ हम लोग देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल इसको यहीं पे समाप्त किया जा रहा है।